बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक मरतबा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक्टिव हो चुकी है और जो एक फेंसिंग लगाई जा रही थी पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर, जिसका बहुत चर्चा था और शोर मचा हुआ था, बावजूद उस फेंस के वहाँ से पाकिस्तान के अंदर फिर से एक इन्फिल्ट्रेशन हुई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और एक उनके साथ जो सीज़ फायर चल रहा था और एक मुआहदा हो रहा था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फिर से एक दफ़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में एक्टिव हो गई है। और लकी मरवत के एरिया में काफ़ी सारी जो इस वक्त है टेंशन है और बाकायदा एक वहाँ लड़ाई एक तरह से जारी है। तो जनरल आसिम मुनीर के आते ही उनको ये जो दूसरा बड़ा चैलेंज, पहला तो एक हमने पिछले वीलॉग में ये देखा था कि आते ही उनको सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपने पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूशन का इमेज बहाल करने के हवाले से जो था वो दरपेश था। लेकिन ये आते ही जो उनको एक साइमल्टेनियसली बिल्कुल एक के ऊपर दूसरे मसले मसाइल चले आ रहे हैं, तो ये आते ही उनको जो एक दरपेश आ रही है सिचुएशन वो फिर से तालिबान की इन्फिल्ट्रेशन की है और तालिबान की एक्टिविटी की है और एक लड़ाई और झड़पों का सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो गया है। और इसमें लकी मरवत का एरिया जो है वो इस पॉइंट इन टाइम पर फिर से वहाँ पर ये एक्टिविटी देखी जा रही है। जो इमरान खान साहब का जो डिसीजन था उसके ऊपर आज हम कुछ तफसीली बात करेंगे और उसका कुछ एनालिसिस करेंगे बहैसियत एक पॉलिटिकल डिसीजन के। जो टाइमिंग थी इमरान खान की वो एक उन्होंने बड़ा सोच समझकर 26 नवंबर का दिन जो था उसको पिक किया, क्योंकि 28 नवंबर आखिरी दिन था जनरल बाजवा के टेन्योर का और 29 को चेंज ऑफ कमांड होना था और 29 नवंबर के ऑनवर्ड्स जनरल आसिम मुनीर जो थे उन्होंने आर्मी का इंस्टीट्यूशन है उसका चार्ज ले लेना था और उसके बाद एक हिस्ट्री का चैप्टर क्लोज हो जाना था और एक नया चैप्टर जो है पाकिस्तान की तारीख का, आर्मी के इंस्टीट्यूशन की तारीख का, वो चल पड़ना था। तो उन्होंने ये इसको बहुत डेलिकेटली वहाँ पर पोजीशन किया टाइम के हवाले से। जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि इसमें उन्होंने अगेन कोई इसको बहुत फ्लेक्सिबल रखा। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जैसे फ्लेक्सिबल था कि कहीं पहुंचने की कोई डेट ही नहीं दी जा रही थी। मिसाल के तौर पे पिंडी या इस्लामाबाद पहुंचना है या क्या, उसको एक उन्होंने फ्लूइड रखा हुआ था, फ्लेक्सिबल रखा हुआ था। उसी तरह उन्होंने इसकी भी कोई एज सच डेट नहीं दी और उन्होंने ये टाइम गेन किया है। इसको हो सकता है रीथिंक करने के लिए किया, हो सकता है इसको इसकी स्ट्रैटेजी को आगे लेके चलने के लिए, हो सकता है कोई और सरप्राइज उनके पास हो और वो इस तरफ टोटली ना जाए, क्योंकि इमरान खान है, एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और आप उनसे कुछ भी इस तरह की जो मनूवरिंग है डिसीजन मेकिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ एक देखने में आई वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया, ये अनाउंसमेंट की, तो साथ ही जो स्पोक्स पर्सन थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनकी तरफ से एक बयान आया कि जी आप अगर डिसॉल्व कर देंगे तो हम 60 दिन के अंदर बाई इलेक्शन करवा देंगे, जिसके ऊपर उनको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो देखने की चीज़ है वो ये है कि पीडीएम के पास बहैसियत गवर्नमेंट ऑप्शंस क्या रह जाती हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो वो ये डिस्कस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो पास कर दिया जाएगा ताकि असेंबलीज का डिसोल्यूशन जो है उसको ब्लॉक कर सके। अब नो कॉन्फिडेंस वोट पास करने के लिए सबसे पहली एक जो कंडीशन है वो ये है कि असेंबलीज जो हैं वो सेशन में नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पंजाब असेंबली जो है वो सेशन में है और केपीके में तो वैसे ही जो मेजॉरिटी है वो बहुत क्लियर कट मेजॉरिटी है इस वक्त केपीके में पीटीआई की,
तो वहाँ पर तो किसी वक्त भी अगर इमरान खान ये कॉल देते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो फौरी तौर पे असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे उसमें। और असेंबलीज की डिसोल्यूशन के बाद जब ये गवर्नर को फॉरवर्ड किए जाती है तो विद इन 48 आवर्स जो गवर्नर हैं वो बाउंड हैं असेंबलीज की डिसोल्यूशन के लिए। तो इसके अंदर तो उसके बाद कोई दो राय रह नहीं जाती कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसकी कोई गुंजाइश बन नहीं रही है। तो दूसरी चीज़ जो है वो अगर आप एक दफ़ा ज़रा वोट काउंट देख लें कि अगर असेंबलीज डिज़ोल्व होती हैं और असेंबलीज के डिज़ोल्व होने के बाद हम एक बाई इलेक्शन / जनरल इलेक्शन की पोजीशन में आते हैं तो उसकी आप अगर एक पॉसिबिलिटी देख लें तो उसमें ये कि बलूचिस्तान में 7 सीटें हैं पीटीआई के पास, सिंध में 26 सीटें हैं पीटीआई के पास, पंजाब के अंदर जो हैं वो 297 सीट्स हैं जो इलेक्शन वाली सीट्स हैं, जो नॉमिनेटेड सीट्स हैं वो इसके अलावा हैं। केपीके में 115 सीटें हैं और नेशनल असेंबली में जिन सीटों से रिज़ाइन किया गया था वो 123 हैं। तो ये टोटल कुल सीटें मिला के बन जाएंगी 568। तो 568 सीटों के ऊपर जहाँ पर नेशनल और प्रोविंशियल लेवल्स की प्रोविंशियल असेंबलीज की मिलाकर जिन सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है वो 859 सीट्स हैं। तो उसमें से अगर आप 568 सीट्स के ऊपर बाई इलेक्शन करवाने जाते हैं तो वो 66% ऑफ द टोटल बनता है। तो 66% ऑफ द टोटल तो एक तरह से इलेक्शन पूरा बन गया। तो ये इसका अभी तक जो बाई इलेक्शन है ये इस के दरमियान की जो अभी तक सिचुएशन है ना वो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रही है। एक चीज़ नो कॉन्फिडेंस वोट के हवाले से और ये है कि अगर हम इसमें प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखते हैं पंजाब असेंबली की, क्योंकि पंजाब असेंबली जो है वो एक्चुअली वही एक असेंबली है जहां पर जो सीएम हैं वो पीटीआई के नहीं हैं लेकिन गवर्नमेंट पीटीआई की है। और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां पर उनके अपनी 180 सीट्स हैं और 10 सीटें उनके पास हैं क्यू लीग की, जिससे उनका टोटल आता है 190 सीट्स का। और 186 इज द एक्चुअल नंबर कि अगर सीएम का इलेक्शन होता है तो सीएम का इलेक्शन 186 के मिनिमम वोट से आप जीते हैं। तो ये थोड़ी सी रद्दोबदल जो है ये वहां पर बनती है। लेकिन इस वक्त जो देखने में आ रहा है कि बजाय इसके कि कोई मजीद लोटे जेनरेट हों तो जो लोटा फैक्ट्री है वो इस वक्त नहीं चल पा रही, क्योंकि जो इसमें कोर्ट्स के डिसीजन पिछले 6 माह में आ चुके हैं उनको डिसीट कर देते हैं और उनकी जो पार्लियामेंटेरियन उनकी मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो लोटा फैक्ट्री तो फिल वक्त हो गई है बंद, लेकिन उसके बावजूद एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुनने में आ रहा है कि पीएमएलएन के अंदर तकरीबन 10 एमपीएस इस तरह हैं जिन्होंने असद उमर के थ्रू पीटीआई के अंदर अपनी जो एक इंटरेस्ट है उसका इजहार किया है और वो वहाँ पर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो बन सकता है। अब इसके ऊपर जरदारी साहब जो है वो पहले ही लाहौर में आके बैठे हुए हैं, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग भी हुई है, लेकिन ये कि ये चीज़ें सारी किसी तरफ जो है ना वो बैठ रही हैं ना वो पहुँच पा रही हैं। अच्छा, अब जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी मीटिंग हो चुकी है, वो भी नाकाम हो चुके हैं, किसी खातिर खा कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई। गवर्नर रूल की ऑप्शंस कंसिडर हो रही थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस गवर्नर रूल जो है उसको भी वो रूल आउट कर रहे हैं कि वो भी लगने का कोई चांस नहीं है। पीटीआई के एमपीएस जो है वो खरीदारी उनकी जो है उसकी भी एफर्ट्स चल रही थी, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी जो है इस वक्त बहुत नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इस पॉइंट इन टाइम पर अगर कोई पीटीआई को छोड़ता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी सियासी खुदकुशी जो है वो उस रास्ते पर चल पड़ा है। इसके अलावा जो एक ऑप्शन जो रह जाती है वो अर्ली इलेक्शंस की है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब को फरवरी मार्च इसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, और अप्रैल के 3rd वीक में ईद भी आ रही है, ईद उल फितर है। तो या तो रमज़ान से पहले और या रमज़ान के बाद
ये दो जो बातें कही जा रही हैं इलेक्शन के हवाले से, वो ये दोनों हैं। इसके अलावा एक जो खबर और गर्दिश कर रही है वो ये है कि जो तकरीबन 47 अरब का बजट जो है वो ईसीपी से इलेक्शन के लिए मांगा गया है, जिसमें से 15 अरब जो है उसको सैंक्शन हो चुकी है और 5 अरब इसमें से रिलीज भी हो चुका है और 10 अरब इस 5 अरब के खर्चे जाने के बाद फौरन उनको उनके एक्सेस में आ जाएगा। तो एक तरफ ये सिचुएशन भी चल रही है विच मीन्स के कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है उसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। खबरें ये भी हैं कि पेपर जो है वो ख़रीदा जा चुका है इलेक्शन के हवाले से और लिस्टें जो है आरओज़ की और जो वहाँ पर स्टाफ तैनात होता है इलेक्शन के दिन का वो सब भी जो है वो लिस्टें तैयार हो चुकी हैं।